तो गाइस अब हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 14 का फास्ट रिवीजन है। चैप्टर 14 जो है वो एमीन के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं एमीन कितने प्रकार के होते हैं। एमीन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन जो होते हैं उनके क्रियात्मक समूह होते हैं NH2। क्या होते हैं? NH2, और इनके आगे कोई एक R जुड़े हुए रहते हैं। जो द्वितीयक एमीन होते हैं, द्वितीयक एमीन के क्रियात्मक समूह में से एक H कम हो जाता है, वो होता है केवल NH, और उसके आगे 2 R जुड़े हुए रहते हैं। जो तृतीयक एमीन होता है उसके क्रियात्मक समूह में से एक और H कम हो जाता है और उसका क्रियात्मक समूह सिर्फ रहता है N, और इसके आगे 3 R जुड़े हुए रहते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब हम सपोज R बराबर अगर CH3 रखें तो ये हो जाता है CH3NH2। ये चूंकि R 2 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस क्रियात्मक समूह NH, और यहाँ हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस N। इनके नाम क्या होंगे देखिएगा। CH3 को हम मेथिल बोलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। ये हो जाएगा डाई मेथिल एमीन, और ये हो जाएगा ट्राई मेथिल एमीन। हम नाम में तो सबको एमीन एमीन ही कहेंगे, ठीक है ना। नाम में हमको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बोलने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इनके क्रियात्मक समूह में अंतर आता है। प्राथमिक का क्रियात्मक समूह NH2 है, द्वितीयक का क्रियात्मक समूह NH है, और तृतीयक का क्रियात्मक समूह N है। अब आइए हम देखते हैं एमीन को बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। एमीन को बनाने की कौन कौन सी अभिक्रिया है? सबसे पहली अभिक्रिया है RX के द्वारा। RX के द्वारा, RX अर्थात एल्किल हैलाइड। तो आइए देखते हैं एल्किल हैलाइड के द्वारा किस प्रकार एमीन बनाए जाते हैं। हमने कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया, C2H5Cl। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है RX, ये हो गया हमारा R और ये हो गया X। इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं NH3 के साथ। तो देखिएगा क्या होता है, इस NH3 का तो H और इस एल्किल हैलाइड का Cl, HCl बन के बाहर हो जाता है। क्या बचेगा? आगे से बचा C2H5 और इधर से बचा NH2, C2H5NH2, अर्थात हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है। कब? जब हम RX की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं तब। अब देखिएगा, अब अगर हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर द्वितीयक एमीन प्राप्त करना है तो यहाँ से हमें जो प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ ना, C2H5NH2, इसकी अभिक्रिया दोबारा से हम RX के साथ करवा देते हैं। RX कौन है? C2H5Cl। क्या होगा? वही होगा, यहाँ से एक H, यहाँ से Cl, HCl बाहर। C2H5 कितने टाइम से? 2 टाइम्स C2H5 का होल ट्वाइस, और ये देखिएगा NH2 मत लिख देना, एक H यहाँ से चला गया है, क्या बचा? NH, अर्थात हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। और अब इस द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया दोबारा से अगर RX के साथ करवा दें तो तृतीयक एमीन प्राप्त हो जाएगा। कैसे? ये द्वितीयक एमीन C2H5 का होल ट्वाइस NH, RX लिया हमने C2H5Cl, यहाँ से एक H, यहाँ से Cl, HCl बाहर। क्या बचा? C2H5 2 टाइम्स यहाँ पर है, एक टाइम्स यहाँ पर है, C2H5 का होल थ्राइस, और NH में से H तो चला गया है, N, अर्थात हमें तृतीयक एमीन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम RX के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, एमीन को बनाने के लिए जो दूसरी अभिक्रिया है वो है नाइट्रो यौगिकों के द्वारा। नाइट्रो यौगिकों का हमें क्या करना पड़ेगा? अपचयन करना पड़ेगा। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन के द्वारा हम एमीन प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रो अर्थात NO2, NO2 किसी भी R से जुड़ा रहेगा। मैंने बेंजीन रिंग ले ली, C6H5, ये हो गई बेंजीन रिंग, ये हो गया कोई भी नाइट्रो यौगिक। इसके स्थान पर बेंजीन रिंग के स्थान पर हम CH3 भी ले सकते थे तो हो जाता CH3NO2, C2H5 भी ले सकते थे तो हो जाता C2H5NO2। जिसके अंदर भी NO2 आ रहा है, ये सारे नाइट्रो यौगिक है। हम नाइट्रो यौगिक का क्या करवाने जा रहे हैं? अपचयन करवाने जा रहे हैं। अपचयन यानी कि अभिक्रिया किसके साथ? H2 के साथ। इस रिंग का अपचयन कराने के लिए हमें 3 H2 की आवश्यकता लगती है। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन में उपस्थिति रहती है SN और HCl की। याद रखिएगा, ये सबसे इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उपस्थिति किसकी रहती है? SN और HCl की। कब? जब हम किसी नाइट्रो यौगिक का अपचयन करवाते हैं
तब उपस्थिति रहेगी SN और HCl की। अभिक्रिया का तापमान रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम टाइम हमें अपचयन करवाना रहता है। आप अपचयन का मतलब समझ लीजिए। अपचयन अर्थात अभिक्रिया करवानी हमें हाइड्रोजन के साथ। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। यहाँ पर हमें इस यौगिक का अपचयन करवाना तो होगा क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और पहले जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा, अर्थात जो O2 है ये O2 बाहर निकल जाएगा और इसके स्थान पर H2 जाके जुड़ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा, रिंग ऐसी कैसी, नाइट्रोजन ऐसा कैसा, O2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, H2, अर्थात हमें देखो एमीन प्राप्त हो गया। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा होता है तो उसका नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है, एनिलीन। अर्थात देखिए हमने क्या किया, हमने एक नाइट्रो यौगिक लिया, उसका अपचयन किया और नाइट्रो यौगिक के अपचयन के द्वारा हमने एमीन प्राप्त कर लिया। अब ये रिएक्शन एग्जाम में एक और तरीके से आती है। आपने ये जो यौगिक लिया इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम है इसका, NO2 यानी कि नाइट्रो, और ये है बेंजीन। और इधर जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है एनिलीन। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवाया जाता है। तो आपको पूरी रिएक्शन लिख के बताना है कि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवाने से एनिलीन प्राप्त होता है। या आपसे सेकंड ये तरीका है कि ये यूं पूछ सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। ऐसे प्राप्त करेंगे भैया हम। आइए हम एक एक करके और दूसरे नाइट्रो यौगिकों का भी अपचयन देखते हैं। इस CH3NO2 का अपचयन करवाएं सपोज हमने, अपचयन यानी कि H2 के साथ अभिक्रिया। नाइट्रो यौगिकों का अपचयन SN और HCl की उपस्थिति में होता है 60 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होगा, O2 बाहर निकल के H2 जुड़ जाएगा, अर्थात CH3NH2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा H2 के साथ अभिक्रिया, SN प्लस HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर O2 बाहर होकर H2 जुड़ गया, C2H5NH2। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नाइट्रो एथेन से, अच्छा देखो नाम तो बनाना याद है ना आपको, 2 कार्बन है तो ये हो गया एथेन। नाइट्रो एथेन से, या फिर इसको आप नहीं, पर उसकी वजह नाइट्रो एथेन ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। NO2 हो गया आपका नाइट्रो, जैसा यहाँ हमने नाम नहीं दिया तो नाइट्रो बेंजीन, ऐसे ही हो गया नाइट्रो एथेन। तो एग्जाम में आपसे यूँ पूछ सकते हैं कि नाइट्रो एथेन से आप एथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे। ऐसे प्राप्त करेंगे अपचयन करवा के, याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब हम एमाइड के अपचयन के द्वारा एनिलीन एमीन प्राप्त करने जा रहे हैं। हमने कोई भी लिया एमाइड, CH3CONH2। एमाइड का क्रियात्मक समूह होता है CONH2 और इसके आगे कोई भी R जुड़ा हुआ रहता है, मैंने ले लिया CH3। अपचयन करवा रहे हैं यानी कि अभिक्रिया किसके साथ होगी, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता लगती है। उपस्थिति रहेगी AlAlH4 की। एमाइड के अपचयन में उपस्थिति किसकी रहती है, AlAlH4 की। देखिएगा अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CH2NH2, अर्थात देखो हमें 2 कार्बन का एमीन प्राप्त हो गया। अब एक और चीज बाहर क्या होगा, एक H2 जुड़ा है, एक और H2 अभी बचा होगा और यहाँ का O ये बन गया H2। दैट्स इट। अर्थात हम एमाइड के अपचयन के द्वारा भी एमीन को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा अभी ऊपर हमने किसका अपचयन किया, नाइट्रो यौगिक का। नाइट्रो यौगिक के अपचयन से भी एमीन प्राप्त कर सकते हैं और एमाइड के अपचयन से भी एमीन प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रो यौगिकों का जब अपचयन कराओगे तब उपस्थिति किसकी रहेगी, SN और HCl की। एमाइड के अपचयन में उपस्थिति किसकी रहेगी, AlAlH4 की। वेरी गुड। अब देखिएगा फोर्थ, अब हम करवाने जा रहे हैं साइनाइड का अपचयन। देखो लाइन से 3 अपचयन ही है। साइनाइड के अपचयन के द्वारा, साइनाइड के अपचयन के द्वारा, साइनाइड का क्या फार्मूला होता है, CN, आगे हमने एक R लगा दिया CH3। इसका अपचयन करवाना है, इस
का मतलब इसके हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाना है। इसमें भी हमको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता लगती है। उपस्थिति रहेगी सोडियम और एथिल अल्कोहल की, C2H5OH की। ये रिएक्शन आप याद रखिएगा। ABCD वाली जब रिएक्शन हम करते हैं एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, वहाँ पे रिएक्शन बहुत काम में आती है। उपस्थिति मैक्सिमम टाइम बच्चे भूल जाते हैं, याद रखिएगा साइनाइड के अपचयन में उपस्थिति रहती है Na और C2H5OH की। देखिएगा अभिक्रिया बहुत सिंपल तरीके से होती है, बहुत सिंपल तरीके से होती है। ऑक्सीजन तो है नहीं कि हम निकाल के वहां पे हाइड्रोजन लगा दें, तो हम हाइड्रोजन कहाँ लगाएंगे? देखिएगा हमारे पास 2H2 है, तो हम बारी बारी से एक H2 तो इस वाले कार्बन के पास लगा देंगे यहाँ, और एक H2 इस नाइट्रोजन के पास लगा देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CH2NH2 अर्थात एमीन प्राप्त हो जाएगा। क्या करा हमने? कुछ नहीं किया, 2H2 थे ना, बारी बारी से H2 इस कार्बन और नाइट्रोजन के पास लगा दी, CH2NH2 एमीन प्राप्त हो गया। किसके द्वारा? साइनाइड के अपचयन के द्वारा। उपस्थिति याद रखिएगा Na और C2H5OH की। अच्छा, मैं ABCD वाली रिएक्शन की बात कर रहा था। जब हम ABCD वाली रिएक्शन पढ़ेंगे तब हमारे सामने साइनाइड रहेगा और साइनाइड को हमें एमीन में चेंज करना होगा, तो साइनाइड को एमीन में चेंज करने के लिए हम इस अभिक्रिया का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट और बहुत IMP रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखिएगा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जैसे कि नाम से क्लियर है, ब्रोमाइड यानी कि इसके अंदर ब्रो फॉर ब्रोमीन भी आता है और माइड एमाइड भी आता है। तो देखिएगा यहाँ से हमको एक बहुत बड़ी हिंट मिल गई नाम से कि इसके अंदर ब्रोमीन भी आएगा और एमाइड भी आएगा। तो हमने कोई भी एमाइड ले लिया, CH3CONH2, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन अर्थात Br2 के साथ करवा दी। इन दोनों की जो अभिक्रिया है वो क्षार के साथ होती है। क्षार हम लेंगे KOH के अणुओं की संख्या 4 रहेगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ये एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो कि हम आगे जब हम ABCD वाले रिएक्शन करेंगे तब उस रिएक्शन में बहुत काम में आएगी। हमने एक लॉजिक भी बनाया था कि जब एमाइड की अभिक्रिया हम Br2 और 4KOH के साथ कराते हैं तो Br2 और 4KOH क्या करते हैं? इस CO को किडनैप कर लेते हैं, अर्थात CO को यहाँ से बाहर कर देते हैं। तो सिर्फ क्या बच जाता है? CH3NH2, अर्थात हमें CH3NH2 प्राप्त हो जाता है। CH3NH2 क्या है? एक प्रकार का एमीन है, अर्थात हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा हमें एमीन प्राप्त होता है। देखिएगा बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या था? एमाइड, उसकी अभिक्रिया Br2 और 4KOH के साथ कराई, तो Br2 और 4KOH ने क्या किया? CO को किडनैप कर दिया, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हो गया। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर है 2 Br, हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ से 2 पोटेशियम लेके 2 KBr बना लेंगे। 2 Br 2 पोटेशियम क्या बन गए? 2 KBr बन गए। अब बचेगा क्या? यहाँ पे बचे हैं हमारे पास 4 OH, 2 K बचे, और ये जो CO किडनैप किया था वो भी यहीं बैठा हुआ है। अब इससे क्या बना सकते हैं हम? अच्छा, 4 OH से आप अधिकतम कितने H2O बाहर कर सकते हो? 2 H2O बाहर कर सकते हो। वेरी गुड। 2 H2O बाहर करने में आपके 4 हाइड्रोजन जो थे यहाँ 4 के 4 हाइड्रोजन चले गए, किंतु ऑक्सीजन 2 ही गई, और ऑक्सीजन कितनी थी आपके पास? 4, यानी कि अब भी आपके पास 2 ऑक्सीजन शेष बची है, और ये है 2 KCO और 2। अच्छा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो क्या 3 ऑक्सीजन होगी? CO3 और K 2 है, तो उसको हम लिख सकते हैं K2, तो ये बन जाएगा K2CO3। तो ये थी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ओके, इसके बाद आती है ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया काफ़ी सरल है, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। एक लास्ट अभिक्रिया है श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं? हम लेते हैं कोई भी वसा अम्ल CH3COOH। श्मिट अभिक्रिया एक अम्ल की अभिक्रिया है, हम अम्ल से शुरुआत करते हैं, और अम्ल की जो अभिक्रिया है वो हम करवाते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ। यहाँ लिखने में आप ध्यान रखिएगा NH3 मत कर दीजिएगा, ये है N3H, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। इस हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? एसिटिक अम्ल के साथ, CH3COOH के साथ। तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजोइक अम्ल है ये इस पूरे COOH को हटाकर
इसके स्थान पर NH2 जोड़ देता है। क्या होगा, हाइड्रोजोइक अम्ल इस पूरे COOH को किस में चेंज कर देता है, NH2 में चेंज कर देता है। उपस्थिति याद रखिएगा, उपस्थिति होती है सांद्र H2SO4 की, अभिक्रिया का तापमान होता है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। श्मिट अभिक्रिया बहुत आईएमपी रिएक्शन है, ये सीधे नाम से भी आती है कि श्मिट अभिक्रिया समझाइए, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एसिटिक अम्ल से आप मेथिलेमिन कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक पीछे वाले चैप्टर में ले चलता हूँ, जिसमें हम अम्ल की अभिक्रिया NH3 के साथ भी कराते थे। यहाँ पर हमने N3H के साथ करवाई, एक बार हमने NH3 के साथ भी करी थी। तो क्या होता है कि जब NH3 के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो OH हटकर NH2 लगता है और हमें क्या प्राप्त होता है, CH3CONH2 अर्थात एमाइड प्राप्त होता है। याद रखिएगा, NH3 के साथ अभिक्रिया कराने में OH हटकर NH2 जुड़ता है और N3H के साथ अभिक्रिया कराने में पूरा COOH हटकर NH2 जुड़ता है। अच्छा, मैं एक और चीज याद दिला दूं कि ये अभिक्रिया हमने डायरेक्ट नहीं करी थी, पहले जोड़ा था और फिर तोड़ा था। कैसे कि NH3 को इसमें जोड़ा था तो ये हो गया था CONH4 और फिर इसे गर्म किया था तो H2 का अणु बाहर निकला था और CH3CONH2 प्राप्त हुआ था। चैप्टर 13 की रिएक्शन है ये। अब देखिए, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अभी तक हमने एमीन को बनाने की अभिक्रिया देखी थी, अब हम एमीन की रासायनिक अभिक्रिया देखने जा रहे हैं, अर्थात जो एमीन बन चुका है ये दूसरे यौगिकों के साथ साथ क्या क्या अभिक्रिया करता है। देखिएगा, सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है एल्कीनीकरण। एल्कीनीकरण देखिएगा, बहुत सिंपल है कि हमको किसी भी एमीन लिया, कोई भी एमीन लिया, हमने CH3NH2 ले लिया, इसका एल्कीलीकरण करवाना है, अर्थात इसके साथ हमको एल्किल जोड़ना है। देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको कभी भी किसी का एल्कीलीकरण करवाने के लिए कहे, अर्थात आपको उस यौगिक के साथ एल्किल अर्थात R को जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं कि इसके अभिक्रिया RX के साथ करवा देते हैं। सपोज हमने RX कोई भी ले लिया है, CH3Cl, क्या ले लिया, CH3Cl, तो होता क्या है, यहाँ से H और ये Cl HCl बन के बाहर हो जाता है और ये CH3 इसके साथ जुड़ जाता है, अर्थात हमें क्या प्राप्त होता है, देखिएगा ये HCl बाहर हो जाएगा और CH3 इसके साथ जुड़ेगा तो CH3NH CH3 प्राप्त होता है। सॉरी, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, ये दो CH3 हो गए ना, तो हम इसको लिख देंगे CH3 का होल ट्वाइस NH। अब अच्छा, अगर ये तो था प्राथमिक एमीन का एल्कीलीकरण, अब द्वितीयक एमीन का एल्कीलीकरण कराने के लिए आएगा तो हम द्वितीयक एमीन को नीचे लेके आएंगे और इसके साथ हम वापस CH3Cl की अभिक्रिया करा देंगे, तो एक H एक Cl HCl बन के बाहर और ये CH3 से जुड़ जाएगा, तो वह प्राप्त हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस N। इसके बाद सेकेंड नंबर पर रिएक्शन आती है एसिटिलीकरण की। एसिटिलीकरण कि हमें एल्किल का एमीन का एसिटिलीकरण करवाना है। तो देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने लिया है एमीन और इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवा दो। देखो वर्ड मिला हुआ, एसिटिलीकरण, तो अभिक्रिया हम करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड अर्थात CH3COCl, एक H एक Cl HCl बन के बाहर क्या बचेगा, CH3NH और इधर से क्या बचेगा, CH3CO। CO को आगे लिख देंगे, CH3 को पीछे लिख देंगे, अच्छा लगेगा, इधर भी CH3 उधर भी CH3। ये हमने लिया था CH3NH2, अब हम कोई एरोमेटिक एमीन भी ले लेंगे, C6H5NH2, इसका भी एसिटिलीकरण करवाते हैं, अर्थात इसकी भी एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। एक H एक Cl HCl बाहर, क्या बचा, C6H5NH CO CH3। अब देखिएगा, इसके बाद अभिक्रिया है बेंजोइलीकरण। जैसे एसिटिलीकरण में अभिक्रिया हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई, बेंजोइलीकरण में अभिक्रिया हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवा देंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो हाँ, एक चीज याद रखिएगा, बेंजोइलीकरण को हम शॉर्टन बामन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा। बेंजोइलीकरण अभिक्रिया का एक और नाम क्या है, शॉर्टन बामन अभिक्रिया। अब फोर्थ और सबसे मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है, मोस्ट आईएमपी कहेंगे इसे,
1 नंबर में सीधे भी पूछी जाती है। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एरोमेटिक एमीन अर्थात एनिलीन। क्या लेते हैं, एनिलीन। और एनिलीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं HNO2 और HCl के साथ। HNO2 और HCl के साथ। तापमान रहता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। हम निम्न ताप पे अभिक्रिया करवाते हैं। क्या होगा देखिएगा, एक H2 तो यहाँ से और H और H ये बन गया आपका दूसरा H2, दूसरा H2 यहाँ से। ये दो H2 इन दो ऑक्सीजन को लेके 2H2 बना देते हैं। ये दो H2 इन दो ऑक्सीजन को लेकर क्या बना लेते हैं, 2H2O बना लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास बचा क्या, एक नाइट्रोजन बचा और एक Cl बचा। तो देखिएगा इस नाइट्रोजन और Cl को हम उस रिंग के ऊपर जोड़ देंगे। ये हमारी रिंग थी, ये है नाइट्रोजन, ठीक है, जो पहले से उपस्थित था। दूसरा नाइट्रोजन यहाँ से आके जुड़ जाएगा और एक Cl। इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। वो क्यों, देखिएगा नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है और ये वाला नाइट्रोजन एक ही बंध बना रहा है, इसलिए इसकी बैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए हम 2 बॉन्ड और लगा देंगे। फिर से समझिएगा, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में हमने क्या किया, हमने एक एरोमेटिक एमीन लिया, इसकी अभिक्रिया करें HNO2 और HCl के साथ। तो क्या हुआ, एक H2 तो वहाँ से और एक H2 यहाँ से। ये दो H2 इन दो ऑक्सीजन को लेके 2H2O बना लेंगे। बचेगा क्या, NCl। NCl को ऐसा कैसा वहाँ जोड़ देंगे, अर्थात हमें डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। पूरा नाम क्या है इसका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन आपसे डायरेक्ट भी पूछी जाती है कि आप एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाओगे। इस प्रकार बनाएंगे, मोस्ट IMP रिएक्शन है। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। देखिएगा, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया जो है ये भी एमीन की अभिक्रिया है, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया। हमने लिख दिया RNH2। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। जिस प्रकार कार्बन डाई ऑक्साइड होता है उसी प्रकार कार्बन डाई सल्फाइड भी होता है। ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाते हैं CH2। अभिक्रिया को समझने के लिए हम इस CH2 को खोल के लिखेंगे C, एक एस इधर एक एस इधर। इस प्रकार CH2 को खोल के लिखा जाता है। तथा इस प्राथमिक एमीन के हमें 2 अणु की आवश्यकता पड़ती है। प्राथमिक एमीन के 2 अणु क्यों लिए, आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अब इस रिएक्शन को समझते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर प्राथमिक एमीन के जो 2 अणु हैं, दोनों अणु अलग अलग हो जाते हैं। ये पहला अणु RNH2 अलग और दूसरा RNH2 अलग। अब देखिएगा, जिस प्रकार हमने चैप्टर 13 की रिएक्शन देखी थी कि जब कार्बन के साथ किसी का अगर डबल बॉन्ड होता था तो उसमें से एक बॉन्ड टूट जाया करता था इस प्रकार, और इसी प्रकार जो पास वाला यौगिक है उस पास वाले यौगिक में से भी एक हाइड्रोजन बाहर हो जाया करता था, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर RNH2 तो ऐसा कैसा रहेगा, और इस RNH2 में से एक हाइड्रोजन बाहर हो गया, तो ये बचा क्या, RNH। अब देखिएगा, इस RNH ने एक हाइड्रोजन को बाहर किया, अर्थात इसका एक बंध तोड़ा, तो इसको अपना नया बंध बनाना है। और इस कार्बन ने अर्थात इस आगे वाले समूह ने अपने एक बंध को तोड़ा, तो इसको भी एक अपना नया बंध बनाना है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये RNH ऐसा कैसा इस कार्बन के साथ बंध बना लेगा। इसी प्रकार इस सल्फर ने भी अपना एक बंध तोड़ा है और इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक बंध तोड़ा है, तो इन दोनों को भी अपना एक नया बंध बनाना था। तो ये दोनों आपस में जुड़कर एक अपना एक नया बंध बना लेंगे। तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा, S डबल बॉन्ड कार्बन, आगे वाला समूह ऐसा के साथ। अब देखना, सल्फर अभी भी एक बंध के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, सल्फर कार्बन के साथ एक बंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन जाकर सल्फर के साथ जुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार। और ये क्या था आपका RNH, ये RNH ऐसा के साथ इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब जो दूसरा अणु बच रहा है आपका RNH2, वो इस ऊपर वाले SH के साथ ऐसा के साथ जुड़ जाएगा, RNH2। यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे कि इस R को हम ले जाएंगे पीछे और N को यहाँ रखेंगे आगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर R को हम आगे रखेंगे तो इसके बंध 4 से ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम इसको लिखेंगे NHR। एक बार फिर से देखेंगे क्या हुआ। देखिएगा, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया है। ये प्राथमिक एमीन RNH2, कितने अणु लगते हैं, 2 अणु लगते हैं।
अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। ये रहा। क्या करा हमने, सबसे पहले कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड तोड़ा, फिर इस RNH2 को 2 बार लिख लो, RNH2, और इस दूसरे वाले RNH2 में से एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। क्या बचा, RNH। अब इस RNH को भी अपना एक बंध बनाना है और इस कार्बन को भी अपना बंध बनाना है। इसी प्रकार सल्फर को भी अपना नया बंध बनाना है और यहाँ से जो हाइड्रोजन बाहर हुआ उसको भी नया बंध बनाना है। तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ बंध बना लेगा और ये RNH इस कार्बन के साथ बंध बना लेगा। तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा, S डबल बॉन्ड CS, सल्फर अभी भी कार्बन के साथ एक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, H जाके सल्फर से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा SH, और RNH इस कार्बन से जुड़ जाएगा। फिर हमने करेक्शन किया था, R को पीछे लिखा था, NH4। अब देखिए एक और अणु बचा है RNH2, वो अणु ऊपर वाले इस SH के साथ ऐसा कैसा चिपक जाएगा, RNH2। अब होगा क्या, अब ऊपर वाला ये जो यौगिक प्राप्त हुआ है ये एक मध्यवर्ती यौगिक है, इसे हम नीचे उतारेंगे, सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन SH RNH2 और ये NHR। इसकी अभिक्रिया कराई जाती है HgCl2 से। किससे कराई जाती है, HgCl2 से। तो हमें ऐसा कैसा ये एक यौगिक प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा इस यौगिक में सिर्फ आप H मत लिखिएगा, बाकी ऐसा कैसा लिख दीजिएगा। देखो R से स्टार्ट करते हैं, RNCS। इसी प्रकार देखिएगा ये जो आपने RNH2 लिया था ये ऐसा कैसा बाहर हो जाता है, RNH2। अब एक हाइड्रोजन ऊपर भी है और एक हाइड्रोजन आपने यहाँ भी छोड़ा है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ Cl कितने हैं, 2 Cl है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 Cl मिलके 2HCl बना लेंगे। क्या बच रहा है, अब यहाँ Hg बच रहा है, यहाँ S बच रहा है, HgS। इस प्रकार मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया संपन्न की जाती है। देखिएगा यहाँ जो यौगिक प्राप्त हुआ इसका नाम क्या है, Cn को बोलते हैं हम साइनाइड, Nc को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और NC के पीछे अगर S भी लग जाए तो हमको चैप्टर 7 में याद है S को हम थायो बोलते हैं। सल्फर का बोलो थायो नाम है या नहीं है, तो अगर आइसोसाइनाइड में अगर थायो और जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं आइसोथायोसाइनाइड, और R को तो हम कहते हैं एल्किल, तो इस RNCS का पूरा नाम हो जाएगा एल्किल आइसोथायोसाइनाइड। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के द्वारा हमें एल्किल आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होता है। और मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया है, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया है। IMP रिएक्शन है, इसकी थ्योरी भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद इस चैप्टर में 2 रिएक्शन और आती है, नाइट्रो यौगिक को बनाने की अभिक्रिया और नाइट्रो यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया। देखिएगा दोनों ही मोस्ट IMP है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं नाइट्रो यौगिक को बनाने की अभिक्रिया देखने। देखिएगा नाइट्रो यौगिक को बनाने के लिए हम सबसे पहले लिया हमने बेंजीन, और इस बेंजीन का हम करवा देते हैं नाइट्रीकरण। आप सब जानते हो नाइट्रीकरण जो होता है वो HNO3 के द्वारा होता है और उपस्थिति रहती है इसमें H2SO4 की। यहाँ पर तापमान रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करने जा रहे हैं, हम बेंजीन का नाइट्रीकरण करने जा रहे हैं, अर्थात नाइट्रीकरण में हम अभिक्रिया करवाते हैं HNO3 के साथ और उपस्थिति होती है H2SO4 की। जैसा कि आप सब जानते हो कि जब भी किसी का नाइट्रीकरण होता है तो इसमें से NO2 निकलकर उस यौगिक के ऊपर जुड़ जाता है तथा वहां से H और यहाँ से OH मिलकर H2 बन के बाहर हो जाता है। तो इसमें से NO2 निकाल कर हमने उसके ऊपर जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर NO2, अर्थात हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो गया। तो देखिएगा ये रिएक्शन एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी, आपसे पूछेंगे कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, इस प्रकार नाइट्रीकरण करके प्राप्त करेंगे। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन आती है कि जो नाइट्रोबेंजीन है, इस नाइट्रोबेंजीन की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। वैसे तो नाइट्रोबेंजीन की काफी सारी रासायनिक अभिक्रिया है, किंतु हम केवल नाइट्रोबेंजीन का अपचयन देखने जा रहे हैं। देखिएगा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन, ये हमने लिया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन, हाइड्रोजन अपचयन करवाने के लिए हम इसके अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे
उपस्थिति रहेगी SN और HCl की। आपको ध्यान हो तो ये अभिक्रिया हम एमीन की अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं। इसके लिए हमें 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता लगती है। क्या होगा, यहाँ से O2 हटकर N2 वहाँ जुड़ जाएगा, अर्थात ये बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर NH2, अर्थात हमें क्या प्राप्त हो गया, एनिलीन प्राप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार आप चयन करवा के प्राप्त करेंगे। थैंक यू गाइस। जो चैप्टर 14 की जो रिएक्शन करवाई है ये सारी IMP है, इसमें से ना तो कोई छोड़िएगा और ना आपको भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। बस इन्हीं को अच्छे से देख लीजिएगा, टेंशन फ्री रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।